सुप्रभातम सुप्रभातम सुप्रभातम। आज की ताज़ा खबर में आप सभी का स्वागत है। वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ ही इस एपिसोड की शुरुआत आज हम यहाँ पे करने वाले। उससे पहले आप लोगों को बता दूं दोस्तों, पुणे में हम एक सेशन लेने वाले हैं। ये जो 2025 का जो स्टॉक मार्केट फॉल है उसके ऊपर ये सेशन रहने वाला है कि क्या क्या वो फैक्टर्स है इस पर्टिकुलर फॉल के पीछे के, और यहाँ से आगे आपने किस टाइप की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करनी चाहिए। तो उस पर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन होने वाला है। Q&A सेशन भी रहेगा। इफ़ यू वांट टू अटेंड दिस पर्टिकुलर सेमिनार तो उस सेशन के अगर आप उसके लिए आपको सीट बुक करनी है तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है। सो आशा करूंगा आप ज़रूर हमें मिलेंगे। पुणे में ये सेशन होने वाला है। सो आइए अब बात करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में चाइनीज इकोनॉमी के बारे में। सो चाइना का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसको वो कैसे हैम्पर कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो रिटेल सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, जो जनवरी एंड फरवरी मंथ में चाइना का जो रिटेल सेल्स ग्रो हुआ है वो मात्र 4% से ग्रो हुआ है। दो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो 5.9% से इंक्रीज हुआ है इन दिस पर्टिकुलर फेज। रियल एस्टेट क्राइसिस जो है वो चाइना में अभी चल रहा है। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट जो है वो 9.8% से गिर चुके हैं इन द फर्स्ट 2 months ऑफ 2025। हाउसिंग प्राइसेस भी जनवरी और फरवरी मंथ में डिक्लाइन हुए हैं, बट 2024 में जिस रेट से वो डिक्लाइन हो रहे थे उसके कंपैरिजन में ये स्लोअर रेट है। ING बैंक जो है इट इज प्रेडिक्टिंग दैट रियल एस्टेट प्राइसेस जो है वो 2025 में चाइना में स्टेबलाइज हो सकते हैं, बट रिबाउंड जो है वो क्विकली नहीं होने वाला है। सो व्हाट आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ चाइनीज इकोनॉमी करेंटली? सो पहला है, यूएस ने जो 20% का टैरिफ इंपोज किया है ऑन चाइनीज प्रोडक्ट्स, ये डेफिनेटली इनके एक्सपोर्ट्स को काफी ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि डोमेस्टिक डिमांड बहुत स्ट्रांग है, तो ऐसा डोमेस्टिक डिमांड करेंटली काफी वीक नजर आ रही है। और कुछ कंपनीज जो है वो स्ट्रगल कर रही है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ऑल्सो। सो इकोनॉमिक रिकवरी जो है वो अभी भी अनस्टेबल नजर आ रही है। और ऑफिशियल्स को बोला गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि पॉलिसी सपोर्ट जो है वो अभी ईज नहीं, मतलब एडवाइज नॉट टू ईज पॉलिसी सपोर्ट सो टू सून। सो आई थिंक वो अभी भी यहां पे चलता रहेगा। देखते हैं कि ये एक्चुअल जब टैरिफ्स लगने शुरू हो जाएंगे एग्रेसिवली, उस वक्त इसका इम्पैक्ट चाइनीज इकोनॉमी पे और ज्यादा कितना हो सकता है। अब नेक्स्ट जो है वो OECD के ग्लोबल ग्रोथ के प्रोजेक्शंस के बारे में एक न्यूज है। तो यही इस न्यूज को समझेंगे कैसे हर जगह पे ग्रोथ के टारगेट्स जो है वो डिक्रीज किए गए हैं। 2024 में जो जीडीपी ग्रोथ रहा, ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, वो 3.2% का रहा, बट 2025 में ग्लोबल ग्रोथ के जो फोरकास्ट है वो 3.3% से 3.1% तक नीचे लाए गए हैं। रीजंस क्या है? ट्रेड बैरियर्स एंड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज। कंट्री स्पेसिफिक ग्रोथ फोरकास्ट की अगर हम यहां पे बात करते हैं तो यूएस का जो 2025 का ग्रोथ रहेगा वो 2.2% का रहेगा। अर्लियर द प्रोजेक्शन वाज 2.4%, सो 0.20% से ये फोरकास्ट डिक्रीज हुआ है। 2026 में जो यूएस का ग्रोथ फोरकास्ट है वो 1.6% का है। पहले का जो फोरकास्ट था दैट वाज 2.1%, सो वहां से ये 0.5% गिरेगा ऐसा प्रेडिक्शन आ रहा है। क्या होंगे इसके पीछे के मेजर रीजंस? आई थिंक जिस तरीके से मिस्टर ट्रम्प टैरिफ्स लगा रहे डिफरेंट कंट्रीज पे, तो डेफिनेटली वहां पे रेसिप्रोकल टैरिफ्स फिर से एक बार आएंगे। दो मिस्टर ट्रम्प इज सजेस्टिंग दैट कि दीज आर रेसिप्रोकल टैरिफ्स व्हिच वी आर implementing, but still other countries will reciprocate on those reciprocal tariffs, and that's what we are seeing currently. But इसका impact जो है वो हर एक कंट्री के, हर एक कॉन्टिनेंट के ग्रोथ पे होगा। यूरोजोन की अगर हम बात करते हैं तो 2025 का ग्रोथ फोरकास्ट दिया गया है 1% का। अर्लियर दिस फोरकास्ट वाज 1.3%। 2024 में यूरोजोन का ग्रोथ जो रहा वो 0.7% का रहा, और 2026 में ये ग्रोथ फोरकास्ट 1.2% का दिया गया है। चाइना के ग्रोथ फोरकास्ट की बात करते हैं तो 2025 में 4.8% का फोरकास्ट दिया गया है और 2026 में 4.4% का।
कनाडा का अगर ग्रोथ हम देखते हैं, सो दैट पर्टिकुलर ग्रोथ नंबर हैज बीन स्लैश्ड फ्रॉम 2% टू 0.7% फॉर 2025। मेक्सिको तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा, मतलब 1.2% की 2025 की ग्रोथ थी मेक्सिको की, सो मतलब एक्सपेक्ट की गई थी। अब वो 1.3% का कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फ्रांस हो, जर्मनी हो, दोनों नंबर्स 0.8 एंड 0.4% रिस्पेक्टिवली है प्रेडिक्शंस। यूके विल ग्रो एट 1.4% इन 2025, और स्पेन जो है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी नजर आ रही है इन यूरोजोन, विच विल ग्रो एट 2.6%। इन्फ्लेशन के प्रोजेक्शंस की अगर हम बात करते हैं, सो 2025 में यूएस के इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शंस आ चुके हैं एट 2.8%। Earlier, the projection was 2.1% for 2025, and that's why aggressive interest rate cuts were expected. But now with these tariff wars, जो इन्फ्लेशन है यूएस में, वो इंस्टेड ऑफ 2.1% इट विल बी 2.8%। कोर इन्फ्लेशन जो है विच इज लाइकली टू स्टे अबव सेंट्रल बैंक टारगेट्स इन मेनी कंट्रीज अंटिल 2026, ये ओईसीडी का फोरकास्ट आया है। इंपैक्ट ऑफ टैरिफ्स एंड ट्रेड बैरियर्स क्या है? तो ये जो नए यूएस टैरिफ्स कनाडा और मेक्सिको पे लगे हैं, दीज टैरिफ्स विल हर्ट देयर इकोनॉमीज। ओईसीडी आल्सो फैक्टर्ड इन यूएस चाइना टैरिफ्स, बट यूएस एंड यूरोप के टैरिफ्स को अभी तक उन्होंने कंप्लीट पोटेंशियल कितना इंपैक्ट होगा उसका वो उन्होंने अभी तक नहीं बताया है। तो हो सकता है और आगे जाके अगर ये टैरिफ और बढ़ता है तो ये प्रोजेक्शंस और ज्यादा चेंज हो सकते हैं। सो दो यूरोप टू सी फ्यूअर डायरेक्ट इफेक्ट्स फ्रॉम टैरिफ्स ऐसा माना जा रहा है, बट अनसर्टेनिटी विल स्टिल डैम्पन देयर ग्रोथ, ये भी फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। जियोपॉलिटिकल एंड फिजिकल फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं, तो यूरोप में जो डिफेंस स्पेंडिंग इंक्रीज होने वाली है, इसका एक शॉर्ट टर्म में अच्छा इंपैक्ट हो सकता है ऑन दी जीडीपी ग्रोथ, बट लॉन्गर होराइजन में इट विल एड फिजिकल प्रेशर ऑन देयर फिजिकल मैथमेटिक्स। सो डेफिनेटली वहां पे अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ेगा, so that will have negative impact from the longer horizon on their inflation targets and interest rates. So US का ये जो protectionism जो rise हो रहा है under Mr. Donald Trump, definitely it is going to fuel inflation and economic uncertainty in coming quarters and even years, ऐसा अभी तो नजर आ रहा है। अब इंडियन इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमी में इंडियन होलसेल इन्फ्लेशन के बारे में बात करेंगे। फरवरी मंथ का इन्फ्लेशन का नंबर आ चुका है एंड दैट नंबर इज एट 2.38%, विच इज हाईएस्ट इन लास्ट 8 मंथ्स। जैन में ये नंबर था 2.31%। फोरकास्ट जो था फरवरी का दैट वाज 2.36%। सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं तो सीपीआई इन्फ्लेशन 7 मंथ लो पे रहा है एट 3.61%। जैन का जो सीपीआई इन्फ्लेशन था वो था 4.31%। फूड इन्फ्लेशन स्पेसिफिकली यहां पे काफी अच्छी तरीके से गिरा है। फूड इन्फ्लेशन लास्ट क्वार्टर जो लास्ट मंथ जो था जैन में दैट वाज 5.97%, बट इट वेंट डाउन टू 3.75% इन फरवरी। ये रिटेल इन्फ्लेशन के बारे में बोल रहा हूं। की सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं तो होलसेल फूड इन्फ्लेशन इज डाउन टू 5.94% फ्रॉम 7.47%। सो जैन से फेब में ये नंबर काफी नीचे आया है। प्राइमरी आर्टिकल्स का इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट नंबर इज एट 2.81% इन द मंथ ऑफ फरवरी। जैन में ये नंबर 4.69% पे था। फ्यूल एंड पावर इन्फ्लेशन की अगर हम बात करते हैं, सो दैट इन्फ्लेशन इज एट -0.71% इन द मंथ ऑफ फरवरी। जैन में तो ये -2.78% तक नीचे गया था। मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 2.86% इन द मंथ ऑफ फरवरी। लास्ट मंथ इट वाज एट 2.51%। सो वहां ये मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का इन्फ्लेशन एक्चुअली बढ़ा है। प्राइस मूवमेंट ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज अगर हम बात करते हैं, अनियन इन्फ्लेशन इज एट 48.05% इन फरवरी, पोटैटो एट 27.54%, वेजिटेबल इन्फ्लेशन इज नेगेटिव एट -5.80%, pulses inflation is also negative at -1.04%, and cereal prices का जो इन्फ्लेशन है वो 6.77% रहा इन द मंथ ऑफ फरवरी। आरबीआई के इन्फ्लेशन के जो आउटलुक दिए गए हैं FY25 में सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो है वो 4.8% का है। FY26 में सीपीआई इन्फ्लेशन फोरकास्ट इज 4.2%। FY26 को अगर हम बाइफरकेट करते हैं क्वार्टर वाइज, Q1 में ये नंबर आ सकता है 4.5,
Q2 में 4%, Q3 में 3.8% एंड Q4 में 4.2%. बट देर आर सम मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स विच आर देयर, जैसे कि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज या फिर रूपी डिप्रिसिएशन या फिर डिक्लाइनिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. ये सबसे बड़े रिस्क अभी सामने नजर आ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से. इकोनॉमिक सर्वे जो था FY 25 का, वो फोरकास्ट किया था उन्होंने फूड इन्फ्लेशन ईजिंग, बट वॉलेटिलिटी वहां पे वार्निंग मिली थी वॉलेटिलिटी की. सो दैट्स व्हाई थोड़ी ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से यहां एक्चुअल प्रेडिक्शंस कैन चेंज इन कमिंग क्वार्टर्स, ऐसा अभी तो लग रहा है. अब इंडिया के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के बारे में बात करेंगे. दैट इज टिल 16 मार्च 2025, अभी जो एडवांस टैक्स के नंबर्स आए हैं. सो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है, जिसमें नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज एट 21.26 लाख करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 13.13% ईयर ऑन ईयर. सो जो रिवाइज टारगेट था FY 25 का, विच वॉज एट 22.37 लाख करोड़ रुपीज, वो काफी आराम से कंफर्टेबली मीट हो जाएगा. एडवांस टैक्स कलेक्शन में टोटल एडवांस टैक्स कलेक्शन इज 10.44 लाख करोड़ रुपीज, विच इज अप बाय 14.62%. मार्च क्वार्टर में, अकेले मार्च क्वार्टर में एडवांस टैक्स कलेक्शन वॉज एट 2.94 लाख करोड़ रुपीज. कॉर्पोरेट एडवांस टैक्स जो पे हुआ है वो 7.57 लाख करोड़ रुपीज का है. इंडिविजुअल फर्म्स, LLPs, इन्होंने 2.87 लाख करोड़ रुपीस का एडवांस टैक्स यहां पे पे किया है. अगर नेट डायरेक्ट टैक्सेस का ब्रेकडाउन हम देखते हैं, सो कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्टेड था 9.69 लाख करोड़ रुपीस एंड पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन था 11.01 लाख करोड़ रुपीस. ग्रॉस टैक्स कलेक्शन के नंबर्स अगर हम देखते हैं, तो ग्रॉस टैक्स कलेक्शन, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन वाज एट 25.86 लाख करोड़ रुपीस, विच इज अप बाय 16.22%. रिफंड्स भी यहां पे काफी ज्यादा बड़े हैं. टोटल रिफंड्स जो रहे वो 4.60 लाख करोड़ रुपीस के रहे, विच इज अप बाय 38.13% कंपेयर टू लास्ट ईयर. अब स्टॉक स्पेसिफिक या स्टॉक मार्केट न्यूज के बारे में बात करेंगे, जिसमें फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर के सेल ऑफ के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर इन द ईयर ऑफ FY 25, फाइनेंशियल ईयर 25. सो FIS सेल ऑफ के ट्रेंड्स अगर हम देखते हैं, तो टोटल FPI इक्विटी आउटफ्लो इन FY 25 टिल डेट इज 1.5 लाख करोड़ रुपीज. प्रीवियस रिकॉर्ड जो था रुपीज टर्म में, दैट वाज इन FY 22, द नंबर वाज 1.4 लाख करोड़ रुपीज. डॉलर टर्म्स में FY 24 में, FY 25 में जो डॉलर आउटफ्लोज हुए हैं वो है $17.66 बिलियन. बट FY 22 में द टोटल आउटफ्लोज डॉलर टर्म्स में वर $18.46 बिलियन. तो यहां डॉलर टर्म्स में FY 22 वाज मोर एंड FY 23 इज लेस, बट रुपी टर्म में FY 22 वाज लेस एंड FY 25 वाज मोर. क्यों ये डिफरेंस है डॉलर और रुपी के इक्वेशन में? बिकॉज देयर इज अ रुपी डेप्रिसिएशन ऑफ 12% फ्रॉम FY 22 एंड FY 25. सो दैट्स व्हाई रुपी टर्म में ये नंबर बड़ा लग रहा है, बट डॉलर टर्म में ये नंबर एक्चुअली सेल ऑफ का कम है. मार्च सेल ऑफ इंपैक्ट अगर हम देखते हैं, तो फर्स्ट 2 वीक्स में 30,000 करोड़ रुपीस का FPI आउटफ्लो हमने देखा है. सो अगर इसको डॉलर टर्म में देखते हैं तो विच इज $3.6 बिलियन. FPI नेट बाइंग इन प्राइमरी मार्केट अगर हम देखते हैं, सो दैट नंबर इज एट 1,654 करोड़ रुपीज. अगर ये ट्रेंड ऐसा ही कंटिन्यू रहा, सो दिस विल बी द 6th कंसिक्यूटिव मंथ ऑफ FPI सेल ऑफ, ऐसा अभी तो लग रहा है. बट जब FPI बाहर जा रहे हैं तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर की एक्टिविटी काफी अच्छी लग रही है. टोटल डोमेस्टिक फंड इन्वेस्टमेंट इन FY 25 इज 4.7 लाख करोड़ रुपीज, विच इज मोर दैन डबल ऑफ FY 24 पीक ऑफ 2 lakh crore rupees. Investment in March itself till March 7th is 13,516 crore rupees. और ये चौथा consecutive year रहेगा जहां पे local funds have invested more than 1 lakh crore rupees per annum. So that's very positive thing. अब ऑटो सेक्टर के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जिसमें टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी के बारे में बात करना जरूरी है. 1 अप्रैल 2025 से उन्होंने प्राइस हाइक्स लेना डिसाइड किया है. सो प्राइस इंक्रीज अगर टाटा मोटर्स की हम बात करते हैं, इट इज अप टू 2% अक्रॉस ऑल कमर्शियल व्हीकल्स. रीजन क्या दिया है उन्होंने? राइजिंग इनपुट कॉस्ट जो है वो अफेक्ट कर रहे हैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को, एंड दैट्स व्हाई टू मेंटेन देयर मार्जिन दे आर इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ their vehicles.
ये कमर्शियल व्हीकल्स में स्पेसिफिकली। मारुति सुजुकी ने तो 1 अप्रैल से 4% से अपने प्राइसेस बढ़ाने का डिसाइड किया, अप टू 4% अक्रॉस व्हीकल मॉडल्स। उन्होंने रीजन क्या दिया है? हाइयर रॉ मटेरियल एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट, ऐसा उनका कहना है। ऑपरेशनल एक्सपेंसेस भी यहां पे बढ़े, ये भी मारुति का कहना है। एंड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे वांट टू इंक्रीज द प्राइसेस अप टू 4%। इंडस्ट्री वाइड इम्पैक्ट अगर हम देखते हैं, सो देयर आर चैलेंजेस फॉर ऑटो सेक्टर, स्पेसिफिकली सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, ये सबसे बड़े चैलेंजेस देखे जा रहे हैं। कंपनीज आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन वाइल पासिंग सम कॉस्ट टू कंज्यूमर्स। तो थोड़े बहुत मार्जिन भी मेंटेन करने की कोशिश हो रही है। सो दैट्स हाउ, अगर कॉस्ट पास ऑन की जाएगी तो मार्जिन भी मेंटेन रह सकते हैं वहां पे, एंड ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी इंटैक्ट उसकी वजह से रहेगी, या फिर ज्यादा इंपैक्ट उस पर नहीं होगा, ऐसा लग रहा है। अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में बात करते हैं। बैंकिंग सेक्रेटरी का एक स्टेटमेंट आया है, उनका कहना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है दे मस्ट प्लान देयर टाइमली कैपिटल रेजेस, मतलब कि रेगुलर बेसिस पे उन्होंने कैपिटल रेज करना चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि गवर्नमेंट ने ही वहां पे इन्फ्यूजन करना चाहिए हमेशा। दे कैन ऑल्सो गो टू द कैपिटल मार्केट्स एंड रेज द कैपिटल, ऐसा उनका कहना है। तो इससे इनडायरेक्टली थोड़ा बहुत डाइल्यूशन भी हो जाएगा, गवर्नमेंट पे प्रेशर भी कम रहेगा, और इट विल रिड्यूस द इंटरमीडिएशन कॉस्ट ऑल्सो, सो दैट क्रेडिट जो होगा ज्यादा से ज्यादा अफोर्डेबल लेवल पे रहेगा, यानी कि कॉस्ट जो है उसकी कम रख सकते हैं वो। स्पेसिफिकली बिकॉज कैपिटल रेजिंग जो अगर इक्विटी कैपिटल पॉइंट ऑफ व्यू से हम करते हैं, तो डेफिनेटली आई थिंक वहां पे कोई फिक्स्ड इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सो दैट्स हाउ क्रेडिट जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अगर आप कंप्लीटली ही डिपॉजिट्स पे डिपेंड रहोगे तो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह वो मतलब उसके कॉस्ट, इंटरेस्ट बर्डन जो इंटरेस्ट कॉस्ट जो है वो आपकी भी वहां पे बढ़ सकती है। ऑपरेशनल एंड रिस्क मैनेजमेंट की प्रायोरिटीज भी सेट करने को बोला है सेक्रेटरी ने। सो दे आर सजेस्टिंग टू एनहांस द ऑपरेशनल एफिशिएंसी, दे आर सजेस्टिंग बैंक्स टू स्ट्रेंथन देयर रिस्क मैनेजमेंट एंड फ्रॉड प्रिवेंशन, ये बहुत ज्यादा आजकल चल रहा है, और उसके लिए व्हाट दे आर सेइंग, दे बैंक शुड इंप्रूव देयर साइबर सिक्योरिटी एंड बैंक शुड डेवलप एआई बेस्ड सॉल्यूशंस। सो एआई बेस्ड बैंकिंग सॉल्यूशंस बैंक्स ने, पीएसबी बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स ने डेवलप करने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। द सेक्रेटरी सजेस्टिंग टू हैव मोर एंड मोर कोलैबोरेशन एंड बैंक शुड फोकस ऑन इनोवेशन। सो मेजरली कोलैबोरेशन किसके साथ करने चाहिए? जो फिनटेक कंपनीज है, जो एआई कंपनीज है, जो क्लाउड सर्विसेज रिलेटेड कंपनीज है, उनके साथ उन्होंने कोलैबोरेशन करने चाहिए, ऐसा उनका कहना है। दे आर ऑल्सो सजेस्टिंग टू डेवलप एक्सपर्टीज इन न्यू एंड इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ऐसा उनका कहना है। एंड जो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ है, तो वहां पे कुछ गवर्नमेंट के जो ईज रिफॉर्म्स लिया बोला है उन्होंने, जैसे कि कैपिटल बफर्स क्रिएट करना, नेटवर्थ अभी ऑल टाइम हाई लेवल पे है, तो ये भी एक अच्छी चीज है। नेट प्रॉफिट्स आर आल्सो क्वाइट गुड, एसेट क्वालिटी एंड गवर्नेंस भी उसको भी मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट इज सजेस्टिंग। तो ये सारे फैक्टर्स अगर देखेंगे तो कैपिटल रेजिंग भी उस वहां पे काफी ज्यादा अफोर्डेबल हो सकती है, एंड दैट विल हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑल्सो एंड बिजनेस ऑल्सो, बिकॉज अगर रेट ट्रांसमिशन सही तरीके से पास ऑन किया जाएगा टू द कंज्यूमर्स, तो उस केस में कस्टमर एक्विजिशन यानी ग्रोथ पे भी, बिजनेस ग्रोथ पे भी काफी अच्छा फोकस किया जा सकता है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो गोल्ड प्राइसेस के बारे में है दोस्तों। सो गोल्ड प्राइस की मूवमेंट को थोड़ा सा समझते हैं। गोल्ड प्राइसेस कल जो है वो 1000 रुपीज से बढ़े हैं, एंड नाउ फॉर 10 ग्राम्स द प्राइस इज 87,891 रुपीज। सो यहाँ पे 1.2% का ग्रोथ रहा। सो ईयर टू डेट गोल्ड के जो रिटर्न्स रहे हैं 2025 में, दे आर 14%। सो व्हाट आर द की ड्राइवर्स फॉर दिस प्राइस सर्ज? सो पहला तो है यूएस टैरिफ्स और ट्रेड वॉर। सो ये ट्रेड वॉर और यूएस टैरिफ के जो कंसर्न्स है, ये गोल्ड प्राइसेस को ऊपर लेके जा रहे हैं। सो स्टैगफ्लेशन के भी कुछ कंसर्न्स यूएस में रेज हो रहे हैं, बिकॉज उनका अगर कंज्यूमर सेंटिमेंट हम देखते हैं, विच इज एट 2.5 ईयर लो लेवल पे चल रहा है। जो पॉलिटिकल टेंशंस जो है वो सेफ हेवन बाइंग के लिए को प्रमोट कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाई गोल्ड के प्राइसेस डॉलर टर्म्स में भी ऊपर जा रहे हैं। सो डॉलर टर्म्स में गोल्ड हैज क्रॉस $3,000 माइलस्टोन। सो अगर रुपी टर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं तो विच इज अराउंड 88,000 रुपीज पर 10 ग्राम। नेक्स्ट टारगेट्स भी आ रहे हैं सामने, जैसे कि 3035, 3080, यानी अप टू 90,000 भी
रुपीज टर्म में गोल्ड जा सकता है, ऐसे शॉर्ट टर्म प्रेडिक्शंस यहां पे नजर आ रहे हैं। इम्पैक्ट, अगर यूएस इकोनॉमिक डेटा का इम्पैक्ट हम देखते हैं, सो अपकमिंग यूएस रिटेल सेल्स डेटा एंड फेड पॉलिसी मीटिंग्स जो है वो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। स्पेसिफिकली कंटिन्यूड टैरिफ्स ऑन यूरोपियन गुड्स जो है वो इस रैली को सस्टेन कर सकता है, बिकॉज दैट्स अ नेगेटिव न्यूज। सो उसका उस अगर हिसाब से हम देखेंगे तो डेफिनेटली गोल्ड प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं। जो फेडरल रिजर्व की तरफ से रेट कट्स के भी एक्सपेक्टेशंस है, जैसे जून जुलाई और अक्टूबर में, तो दैट विल आल्सो ऐड सम काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर गोल्ड प्राइसेस, ऐसा यहां पे माना जा रहा है। सो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का भी एपिसोड आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड पुणे के सेशन के लिए अपना सीट बुक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बुकिंग की जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी हुई है। आशा करूंगा आप जरूर मिलेंगे 6 अप्रैल को सुबह 10 से 2 बजे तक, फॉलोड बाय लंच। ये रहेगा, काफी अफोर्डेबल है, 1250 इज द कॉस्ट फॉर दिस सेशन। आशा करूंगा आप जरूर ज्वाइन करोगे। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।